पहले उभयचर युद्धक जहाज का नाम बताइए जिसे 36 साल की शानदार सेवा के बाद 6 मई को अंततः सेवा मुक्त कर दिया गया। आईएनएस जलाश्रय, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस मगर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिसे नाम से ही लग रहा है आपको, ठीक है, आईएनएस मगर। आईएनएस मगर टैंक और अन्य हथियारों को ले जाने के लिए यहाँ पर बड़ी मात्रा में इसका यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। टैंक और अन्य हथियारों को ले जाने के लिए इसका बड़े मात्रा में प्रयोग किया जाता था। आईएनएस मगर को कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा यहाँ पे बनाया गया था 15 जुलाई 1987 को। आप यहाँ समझ सकते हैं 1987 को कमीशन के द्वारा इसको शामिल किया गया था। कलकत्ता से ध्यान रखिएगा, कलकत्ता स्थित जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने योजना एवं परिवर्तन विभाग के तहत अल्पसंख्यक मामलों का नया निदेशालय बनाया है? इसका मणिपुर, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नागालैंड। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत नया निर्देशालय अल्पसंख्यकों की शैक्षिक हो गया, एजुकेशन हो गया, या फिर इकोनॉमिक हो गया, या फिर जो ठीक है स्पेशल जो ढांचागत और विशेष ज़रूरतों से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का ये पूरी तरीके से प्रबंधन करेगा। अल्पसंख्यक कार्य निदेशालय प्री मैट्रिक हो गया, इसके साथ साथ पोस्ट मैट्रिक या फिर मेरिट कम मीम्स जैसी छात्रवृत्ति योजनाओं से भी निपटेगा। इसके अलावा और भी यहाँ पे जो भी कह सकते हैं कि जो विदेशी, ध्यान रखिएगा, जो विदेशी या फिर विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर मुफ्त कोचिंग और ब्याज सहित सब्सिडी भी प्रदान करेगा। तो यहाँ पे खास कर देख पा रहे हैं अल्पसंख्यक मामलों के लिए यहाँ पे, ठीक है, माइनॉरिटी के लिए यहाँ पे सारी फैसिलिटी ये सब यहाँ पे दी जा रही है। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2023 की थीम निम्नलिखित में से कौन सी है? एथलेटिक्स फॉर ऑल, न्यू बिगिनिंग, स्पोर्ट फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, स्टे एक्टिव, स्टे हेल्थी, ट्रेनिंग फॉर लाइफ। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, एथलेटिक्स फॉर ऑल ए न्यू बिगिनिंग। लोगों को फिटनेस के महत्व को बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। पहली बार जो इसको मनाया गया था 1996 में मनाया गया था। इसे प्रीमो निबियोलो द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसे विश्व एथलेटिक्स के पूर्व अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। तो नाम याद रखिएगा, 1996 में जो यहाँ पे किया गया था प्रीमो नेबियोलो के द्वारा। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ। ये शुरुआत किया गया है यहाँ पे चंडीगढ़ में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उन्होंने सेंटर फॉर साइबर ऑप्स एंड सिक्योरिटी की आधारशिला भी यहाँ पे रखी। हेरिटेज सेंटर में कलाकृतियाँ हो गया, सिमुलेटर और इंटरेक्टिव बोर्ड भी इसमें शामिल किया गया है। यह भारतीय वायुसेना में संचालन के विभिन्न पहलुओं पर भी पूरी तरीके से प्रकाश डालेगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक हेरिटेज में ध्यान रखिएगा, कलाकृति या फिर यहाँ पे हम लोग सिमुलेटर की बात कर लें और इंटरेक्टिव बोर्ड को भी इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट, देश भर में हर महीने के दूसरे डैश को शिक्षुता मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ पे दिन दिया है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो देश भर में हर महीने के दूसरे यहाँ पे सोमवार को शिक्षुता मेला आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा 8 मई
2023 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेले का आयोजन किया जा रहा है या फिर किया गया था। ठीक है, आयोजन देश भर के 200 से अधिक जिलों में कराया जा रहा है। इस शिक्षता मेला में भाग लेने के लिए कई स्थानीय व्यवसाय और संगठनों को आमंत्रित भी किया गया है। और यहाँ पे व्यवसाय हो गया या फिर जो भी संगठन हो गया, इनको भी यहाँ पे आमंत्रण किया गया है। और ख़ासकर यहाँ पे आकर्षण का जो केंद्र रहेंगे 5वीं से 12वीं क्लास के जो भी यहाँ पे ठीक है बच्चे हैं, पास उम्मीदवार, ये भी यहाँ पे आ सकते हैं आवेदन देके। नेक्स्ट, चार्ल्स थर्ड और कैमिला के यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्र मंडल क्षेत्रों में राजा और रानी के रूप में राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया हुआ था? तभी हाल ही में हुआ था, आपको ध्यान भी होना चाहिए। इसमें भारत के द्वारा जो प्रतिनिधित्व किया गया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा यहाँ पे किया गया था। तो यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्रों के राजा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, राजा रानी के रूप में उनका राज्याभिषेक 6 मई 2023 को वेस्टमिंस्टर एबले जो कि लंदन में स्थित है वहीं पे किया गया था। उनका जो राज्याभिषेक है 21वीं सदी में किसी ब्रिटिश सम्राट का यह पहला राज्याभिषेक है। 21वीं सदी के हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसी में यहाँ पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। आपको मैं बता दूं कि जो एलिजाबेथ जो द्वितीय थी, एलिजाबेथ जो सेकेंड थी, यहाँ पे टाइम पीरियड देखा जाए तो 1952 से लेकर 2022 तक अपने मृत्यु तक, ध्यान रखिएगा, वो वहाँ की महारानी थी। उनका शासनकाल किसी भी ब्रिटिश सम्राट से यहाँ पे एक लंबा शासन अवधि यहाँ पे माना जाता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन बोर्ड रोड ऑफ इनिशिएटिव ने 7 मई 2023 को अपना डैश स्थापना दिवस मनाया। यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, 64वां है, 63वां है, 61वां है और यहाँ पे 56वां है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 64वां जो स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया गया था। इसका हम लोग गठन की बात करें तो 1960 में इसका गठन किया गया था। 7 मई को यहाँ पे गठन किया गया था। तो ये भी दिवस के रूप में पूछा जा सकता है। इसका जो उद्देश्य है भारत और मित्र राष्ट्रों के सशस्त्र बलों को बुनियादी ढांचा प्रदान करना। अगर हम लोग इसके मुख्यालय की बात करें, हेड क्वार्टर की बात कर ले तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। और इसके जो अभी वर्तमान में जो महानिदेशक हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा महानिदेशक कौन है, BRO के लेफ्टिनेंट, ठीक है, जनरल राजीव चौधरी। सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन के पुनर्गठन के लिए 11 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी, इसके अलावा है यहाँ पे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो सरकार के द्वारा यहाँ पे 94 साल जो पुराना ICAR है, यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पुनर्गठन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। पुनर्गठन यहाँ पे हो रहा है। केंद्र सरकार ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव और ICAR के सचिव की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का यहाँ पे गठन किया गया है। तो कौन कौन इसमें शामिल रहेगा? पहला तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के जो प्रमुख है वहाँ पे, ठीक है, उनको शामिल किया गया है। और इसके अलावा 11 अध्यक्ष, ठीक है, तो मैंने टोटल 11 है यहाँ पे, इनको लेके यहाँ पे, ठीक है। मुख्य जो उद्देश्य है अमृत काल के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे किया गया है कि 94 वर्षीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन यहाँ पे किया जाए। नई सीरीज यहाँ पे हो सकता है कुछ बदलाव, कुछ मॉडिफिकेशन की बात की जा रही है। वैज्ञानिक हो गया, इसमें नीति आयोग के विशेषज्ञ, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं। समिति 30 दिनों के भीतर 30 डेज के अंदर अपना रिपोर्ट सौंपेगी कि यहाँ पे किस प्रकार से मॉडिफिकेशन किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट, फोर्ब्स की 2023 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कैनेला अल्वारेज, किलियन एम्बापे। इसका करेक्ट तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी आपको ध्यान होना चाहिए कि सऊदी अरब के अल नासर के साथ, सऊदी अरब के अल नासर के साथ 200 मिलियन यूरो, ध्यान रखिएगा 200 मिलियन यूरो, अगर इसको मिलियन में कन्वर्ट किया जाए डॉलर में तो यह आ जाएगा 219.98 मिलियन डॉलर से, ठीक है, अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। पहले अगर बात करें हम लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ने के बाद क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो है 2025 तक के लिए सऊदी अरब फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं। उनके वार्षिक खेल वेतन में जब इतना का जो अनुबंध हुआ है 75 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। लियोनेल मेसी 130 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पे हैं, जबकि काइलियन एम्बापे 120 मिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पे है। तो नंबर 1 यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके बाद से यहाँ पे 2 में हो जाएगा यहाँ पे लियोनेल मेसी, और नंबर 3 आपको पूछा जा सकता है काइलियन एम्बापे। बहुत ही फेमस खिलाड़ी बन चुके हैं काइलियन एम्बापे। नेक्स्ट, सिलहट के भोलागंज में भारत और डैश डैश के बीच एक नए बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया जा रहा है। म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। थोड़ा सा भी आपको पता होगा कि सिलहट कहाँ है, आसानी से इसका आप आंसर भी कर पाएंगे, ठीक है। तो भोलागंज में भारत और डैश डैश के बीच, तो सारा जो कंट्री है यहाँ पे आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश। इस नए बॉर्डर हाट का उद्घाटन बांग्लादेश की ओर से इमरान अहमद और भारत के सहायक उच्चायुक्त नीरज कुमार जायसवाल के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। बांग्लादेश में सिलहट, ठीक है, बांग्लादेश में सिलहट और मेघालय की जो पूर्वी खासी पहाड़ियों के बीच सीमा पर भोलागंज में बॉर्डर हाट खोला गया है। लेकिन ये डेली नहीं खुलेगा, बॉर्डर हाट बुधवार और शनिवार को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुधवार वेडनेसडे को। इसके अलावा यहाँ पे सैटरडे को केवल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, 10 AM से 4 PM के बीच ही यहाँ पे खुलेगा। मई 2023 में हाल ही में चक्रवात मोचा की खबर देखी गई। मोचा नाम किस देश ने दिया है? पाकिस्तान, यमन, सऊदी अरब, म्यांमार। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यमन। हाल ही में विकसित चक्रवात मोचा के कारण दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती संचलन तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण बन सकता है, और इसका इफेक्ट हमने देखा भी। इसका जो नाम है यमन के द्वारा यहाँ पे सुझाया गया है, यमन के द्वारा सुझाया गया है, और लाल सागर तट पर मोचा शहर से उत्पन्न हुआ था। चक्रवातों के देखिए, अगर हम लोग नामकरण की प्रणाली की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के द्वारा, इसमें यहाँ पे 2, ठीक है, संस्थाओं का नाम याद रखिएगा। नंबर 1 है यहाँ पे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के जो भी सदस्य देशों द्वारा अपनाई जाती है। क्यों अपनाई जाती है? तो देखिए, भ्रम से बचने और लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने में सक्षम बनाने के लिए चक्रवातों को अलग अलग नाम देकर मौसम संबंधी आपात स्थितियों के दौरान स्पष्ट संचार सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा अमिताभ कांत, ठीक है, बहुत फेमस है यहाँ पे अमिताभ कांत, जो एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS ऑफिसर ये यहाँ पे रह चुके हैं, और नीति आयोग के CEO के रूप में भी यह कार्य करते हैं। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। उनकी अन्य पुस्तकों में देखा जाए तो ब्रांडिंग इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग इंडिया,
ब्रांडिंग इंडिया एंड इनक्रेडिबल स्टोरी। इसके अलावा इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 है। तो कुछ 2-3 पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। मई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि वह निम्नलिखित में से किस जिले में पहला फार्म पार्क बनाएगी। झांसी है, लखनऊ, ललितपुर, प्रयागराज। इसका करेक्ट उत्तर होगा यहाँ पे ललितपुर में। ललितपुर में सरकारी फार्मा पार्क के लिए ललितपुर में 1500 हेक्टेयर भूमि, 1500 हेक्टेयर जो लैंड है यहाँ पे सरकार के द्वारा हस्तांतरित यहाँ पे की जाएगी और निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने और विकास कार्यों को गति देने के लिए इसमें खर्च भी किया जाएगा 1560 करोड़ रुपए। जो भी यहाँ पे ठीक है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे रोड को लेके, बिजली, पानी, इन सारे चीज़ों पे यहाँ पे खर्च की जाएगी। फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना से निवेश आकर्षित होगा, रोजगार भी इससे पैदा होगा और उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की भी यहाँ पे उम्मीद है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो योगी सरकार के द्वारा वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर में 350 एकड़ भूमि पर एक चिकित्सा उपकरण पार्क की भी यहाँ स्थापना कर रही है और 50 उद्यमियों को भूखंड आवंटित भी किया जा चुका है। तो ये गौतम बुद्ध नगर की घटना है और ये यहाँ पे हो जाएगा ललितपुर में। ठीक है, चलिए। मई 2023 में भारतीय वायुसेना के लिए पहली एयरबस है यहाँ पे, सॉरी एयरबस नहीं है, एयरबस डैश डैश टैक्टिकल एयरलिफ्टर ने पहली उड़ान पूरी की। मई 2023 में भारतीय वायुसेना के लिए पहली एयरबस, इसका नाम बताना है C296, C235, C298, C295। देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, C295। नई पीढ़ी के सामरिक एयरलिफ्ट पहला एयरबस ये है यहाँ पे C295 ने भारत के लिए अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। गुजरात में बन रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। गुजरात में बन रहा C295 फाइनल असेंबली लाइन निजी क्षेत्रों में पहल ठीक है की जा रही है ठोस बड़े पैमाने पर मेक इंडिया रक्षा कार्यक्रम के रूप में। ग्लोबल C295 प्रोग्राम में 39 जो इसके जो ऑपरेटर हैं अलग अलग जगहों पे, वहाँ पे देखा जाए तो अभी तक 280 ऑर्डर यहाँ पे आ चुका है जो मेक इन इंडिया को कहीं ना कहीं यहाँ पे ठीक है मजबूत करने का भी प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट, मई 2023 में माई लाइफ इज ए कॉमरेड नामक एक नई किताब समाचारों में देखी गई। यह किसके द्वारा रचित किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर, के शैलेजा, अमिताभ कांत, अमिताभ घोष। देखिए यह जो लिखा गया है के शैलेजा के द्वारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। यहाँ पे ठीक है कोच्चि BNL फाउंडेशन के पूर्व CEO और पत्रकार ये यहाँ पे रह चुके हैं। के शैलेजा ने अपनी नई किताब माई लाइफ एज द कॉमरेड नामक ठीक है पुस्तकें यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे जो शैलेजा ने लिखा है अपनी पुस्तक में, जैसे कि जो भी है मलाबार वाला जो तट है यहाँ पे, मलाबार की एक छोटी सी बस्ती से राज्य सरकार में कैबिनेट पद तक की अपनी जीवन यात्रा के बारे में इनके द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक से एक कम्युनिस्ट के रूप में शैलेजा के जीवन हो गया, उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक संघर्ष और केरल की राजनीति में उनकी प्रमुख जो ठीक है भूमिका के बारे में ये सब यहाँ पे बताया गया है। तो नाम याद रखिएगा के शैलेजा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 7 मई 2023 को नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है? शताब्दी पुरुष पंडित रामकिशन, लाल कृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, पंडित रामकिशन को 97 साल की उम्र में, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, 97 साल की उम्र में पूर्व लोकसभा सांसद पंडित रामकिशन को नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी जिसे बोला जाता है, इसकी उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। अगर इनकी यहाँ पे बात करें तो ऑलरेडी देख पा रहे हैं 1977 में इनको पहली बार ठीक है लोकसभा के लिए एक ही बार चुने गए थे। लेकिन अगर इनके पीछे का अगर बात हम लोग करें ठीक है, जैसे कि राजस्थान विधानसभा में 4 बार MLA भी रह चुके हैं।
राजस्थान में, ठीक है, 1962 में, 67 में, 74 में और आगे चल के 1990 में। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। 1977 का चुनाव आपको ध्यान में ज़रूर रहना चाहिए, जो कि इमरजेंसी के बाद से जस्ट शुरू किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाले भारतीय कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, इसे स्टार मार्क जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपने आप में जो गोल्डन ग्लोब रेस है वो जो पुरस्कार है, ठीक है, ये जो किस प्रकार से इसको अचीव किया जाता है बहुत इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। अभिलाष टॉमी, संदीप फाफड़ा, जगदीश वर्मा और विष्णु वर्मा। इसका करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अभिलाष टॉमी। ध्यान रखिएगा, अभिलाष टॉमी के द्वारा। तो यहाँ पे, ठीक है, कमांडर अभिलाष टॉमी, ये सेवानिवृत्त है, यहाँ पे नाम ही देख पा रहे हैं यहाँ पे, कमांडर, ठीक है, सेवानिवृत्त, ने गोल्डन ग्लोब रेस पूरी की, जो दुनिया भर में एक एकल नॉन स्टॉप नौका दौड़ है और अंत में समुद्र में नौकायान करने के 236 दिनों के बाद ज़मीन पर यहाँ पे कदम रखना होता है। कितने दिनों बाद? 236 दिनों बाद, ठीक है। अभिलाष टॉमी अकेले और बिना सहायता के दुनिया भर में घूमने वाले एकमात्र भारतीय हैं, अभिलाष टॉमी। कमांडर जुड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। अभिलाष ने सितंबर 2022 में चल रहे हैं गोल्डन ग्लोब रेस के लिए अपनी यात्रा की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से यूएई से फर्म द्वारा, ठीक है, प्रायोजित अपनी नौका यहाँ पे बाय नाट से यहाँ पे शुरू की। गोल्डन ग्लोब रेस की हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, इसकी जो शुरुआत की गई थी 1968 में पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी। और जो भी इसमें प्रतिभागी जो होते हैं, 50 साल पहले जो भी यहाँ पे तकनीक का प्रयोग किया जाता था, जो कि बहुत अधिक मॉडर्न नहीं था उस समय का, जो भी हम लोग, ठीक है, जो भी आधुनिक उस समय का जो भी, ठीक है, नौका बनावट की संरचना का देख ले, ठीक है, डिज़ाइन को देख ले, तो उस समय के डिज़ाइन के आधार पर बनाया होगा, वैसे ही जहाज़ों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ साथ दौड़ के लिए देखिए, नवीनतम संचार उपकरणों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाना चाहिए हर हाल में। तो काफ़ी पुराना यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से 236 दिनों तक, जो कि अपने आप में बहुत चैलेंज हो सकता है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन ने मई 2023 में 12 करोड़ नल जल कनेक्शन की उपाधि हासिल कर ली। जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? ये भी देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। इसको शुरुआत किया गया था 2019 में। 2019 में इसको शुरुआत किया गया था और जल जीवन मिशन ने मई 2023 तक भारत में ग्रामीण परिवारों को देखा जाए तो 12 करोड़ नल जल कनेक्शन प्रदान करने की उपलब्धि हासिल कर ली है। मिशन देश के 50% से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने में सफल रहा है। अगर हम लोग जहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे नल जल यहाँ पे स्थापित कर लिया गया है, टॉप 5 राज्य आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि गोवा हो गया, तेलंगाना हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात, इसके अलावा यहाँ पे पंजाब। केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो पौंडीचेरी के अलावा दमन और दीप, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा दादर नगर और हवेली। 3 को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ठीक है। बिहार भी लगभग कंप्लीट करने के, ठीक है, लगभग कगार पे है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने सागर परिक्रमा पहल के चरण 5 की शुरुआत की घोषणा की है? इसका देख पा रहे ऑप्शन, कृषि मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। लग रहा है कि सागर परिक्रमा के पहले चरण 5 की शुरुआत की घोषणा की है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका अगर हम लोग यहाँ पे आयोजन की बात करें, ठीक है, तो रायगढ़ से कानकोना छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा, सागर परिक्रमा का चरण 5 आयोजित किया गया। सागर जो परिक्रमा होगा 75वें आज़ादी का, जो भी हाल ही में मनाया गया है, 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना को याद करते हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो गया, नाविक हो गया, मछुआरा
सबको यहाँ पे सम्मानित करते हुए मछुआरा, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता का यहाँ पे प्रतीक है। तो 75वां जिसे मनाया गया था, ठीक है, हाल ही में नहीं था, लगभग 2022 में मनाया गया था ना इसे, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में ज़रूर रखेंगे। नेक्स्ट, नया रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए मई 2023 में किन संगठनों ने सहयोग किया हुआ था? पेटीएम, एसबीआई कार्ड, इसके अलावा यहाँ पे, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, यहाँ पे वीज़ा, एसबीआई कार्ड, एनपीसीआई, पेटीएम, एचडीएफसी कार्ड, एनपीसीआई, मास्टर कार्ड, आईसीआईसी कार्ड और एनपीसीआई। इसका देखिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा पेटीएम। अगर आप लोग चला रहे होंगे तो ज़रूर आपको ध्यान होगा पेटीएम, लेकिन उसमें जो कार्ड जो लॉन्च किया है एसबीआई ने लॉन्च किया है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसको एनपीसीआई के माध्यम से यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023 में उपयोगकर्ता को रुपे क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे किससे जोड़ दिया है? यहाँ पे तो यूपीआई से जोड़ने में सक्षम बनाया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हो सकता है। 2023 में रविंद्र जयंती मनाने के लिए डैश डैश जयंती मनाई गई। नंबर दिया हुआ 162, 159, 161, 160। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 162। 2023 में रविंद्र जयंती मनाने के लिए 162वीं जयंती मनाई गई। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को मनाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो वे कालिदास की शास्त्रीय कविता से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी शास्त्रीय कविताएं लिखना भी शुरू कर दिया। तो कालिदास से रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने सिख धर्म तब सीखा जब वे अमृतसर में रहे, और उसके बाद से उन्होंने धर्म पे भी कई सारी कविताएं लिखना शुरू कर दिया। अगर उनके हम लोग साहित्यिक कृति की बात करें तो उनको यहाँ पे नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला हुआ था। जो कविता जो संग्रह था, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पे दिया गया। एशिया के पहले नोबेलिस्ट भी माने जाते हैं। इसके अलावा और भी इनके द्वारा साहित्य लिखा गया, जैसे कि उन जोगा जोग 1929 में यह प्रकाशित हुआ था। उनका उपन्यास वैवाहिक बलात्कार पे ये, ठीक है, लिखा गया था, उन जोगा जोग। उसके अलावा कुछ और भी कुछ फेमस है, जैसे कि नस्त निरा 1901 में यह प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास रिश्तों और प्यार दोनों से संबंधित, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा तीसरा बड़ा फेमस है घर बैठे। ये और पहले लिखा गया था, लगभग 1916 के आसपास यह प्रकाशित हुआ था। यह एक विवाहित महिला की कहानी है जो अपने घर में खुद की पहचान खोजने की कोशिश कर रही है। तो उनके विचार देख पा रहे हैं यहाँ पे, इतना मतलब समय से आगे की सोच रखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही कह सकते हैं कि एक महान विचारक, एक कलाकार, कई सारे उनको, ठीक है, जो भी नाम है उससे उनको सुशोभित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कश्मीर विश्वविद्यालय में आयोजित Y20 कार्यक्रम का विषय है? यहाँ पे थीम पूछा जा रहा है, स्कोरिंग फॉर पीपल द प्लेनेट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मेकिंग सस्टेनेबिलिटी अ वे ऑफ लाइफ, टाइम टू इंटीग्रेट चगास डिजीज इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर, इन्वेस्ट आवर प्लेनेट। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मेकिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, लाइफ है यहाँ पे, ऑफ ए आवर लाइफ है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कश्मीर विश्वविद्यालय। सबसे पहले तो इनके कुलपति का आप लोग नाम जान लीजिए, पूछा जा सकता है। इनके जो कुलपति का नाम है प्रोफेसर नीलाफेर खान। कश्मीर विश्वविद्यालय ने जलवायु परिवर्तन और मानव निर्मित आपदा प्रबंधन के लिए स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए इस विषय को चुना हुआ है, क्योंकि उनके पास देखिए जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर अध्ययन के विषय में विशेषज्ञता प्राप्त है।
इस विश्वविद्यालय को अर्थात कश्मीर विश्वविद्यालय का हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा मान्यता दी गई है और पश्चिम हिमालय में ग्लेशियर अध्ययन में उत्कृष्टता केंद्र से सम्मानित भी किया गया है इस कश्मीर विश्वविद्यालय को। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क से जरूर लगाएं। किस संगठन ने मई 2023 में रसद सेवा के लिए भारतीय डाक और तृप्ता प्रौद्योगिकियों के साथ एक त्रिपक्षीय ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एक त्रिपक्षीय ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यहाँ पे फिक्की है, इसके अलावा यहाँ पे नेस्कॉम है, इसके अलावा यहाँ पे ठीक है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इसके अलावा यहाँ पे CII कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। समझौता ज्ञापन से छोटे और मध्यम व्यापारियों को लाभ होगा क्योंकि वे पूरे देश में एक रसद सेवा प्रदाता के रूप में इंडिया पोस्ट का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इंडिया पोस्ट CAIT और तृप्ता टेक्नोलॉजी के बीच साझेदारी है। समझौता जो ज्ञापन होगा ई-कॉमर्स को छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और इससे हजारों व्यापारियों को लाभ होने की उम्मीद है। तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे इंडिया पोस्ट CAIT यहाँ पे देख पा रहे हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और उसके साथ यहाँ पे है तृप्ता प्रौद्योगिकियों के बीच साझेदारी होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के संबंध में सही नहीं है? यह घरेलू पक्षियों की तुलना में जंगली पक्षियों को बहुत कम प्रभावित कर रहा है। H5N1 मनुष्यों में मृत्यु दर 50% से अधिक है। इसके अलावा ओसेल्टामेविर और जनामेविर H5N1 वायरस के खिलाफ कुछ प्रभावी दवाई हैं। WHO ने मनुष्यों को H5N1 के जोखिम को कम होने का आकलन किया है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा A। यह घरेलू पक्षियों की तुलना में जंगली पक्षियों को बहुत कम प्रभावित कर रहा है। ध्यान रखिएगा, यही गलत है, बाकी सारा स्टेटमेंट आपको ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना अधिक होती है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा को अत्यधिक रोगजनक उप प्रकारों के पिछले प्रकोपों के विपरीत H5N1 जंगली पक्षी प्रजातियों पर भारी प्रभाव डाल रहा है जिनमें कई विलुप्त होने के कगार पे आ गए हैं। बड़ी संख्या में इनकी यहाँ पे मौत हो रही है। अगर हम लोग H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करें तो पहली बार 1996 में चीन में पाया गया था जहाँ इसने कई हंस ठीक है इसकी वजह से चपेट में आ गए थे जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। दिसंबर 2003 से H5N1 वायरस के परिणाम स्वरूप ये अलग अलग क्षेत्रों में फैल रहा है जैसे कि एशिया हो गया, मध्य पूर्व, यूरोप और अफ्रीका में पोल्ट्री और जंगली पक्षियों में उच्च मृत्यु दर बनी हुई है इसके वजह से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रवासियों को खदेड़ने की नीति को लागू करने के लिए टाइटल 42 का उपयोग किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक है, अमेरिका मेक्सिको सीमा, तुर्की सीरिया सीमा, मिस्र सूडान सीमा। टाइटल 42 का जो प्रयोग किया है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका मेक्सिको सीमा के लिए, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल एक। टाइटल 42 ठीक है 1944 के एक कानून से जुड़ा हुआ है जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसने अमेरिकी अधिकारियों को बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए आपातकालीन शक्तियां प्रदान की है। यह एक आव्रजन नीति है जिससे अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा मार्च 2020 में कोविड-19 के द्वारा महामारी के शुरुआती चरणों के दौरान लागू किया गया था। कहाँ पे? तो मेक्सिको सीमा, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो ठीक है दक्षिणी जो सीमा है वहाँ पे, खासकर दक्षिण में जो मेक्सिको की जो ठीक है सीमा से लगती रहती है, बहुत बड़ी मात्रा में देखेंगे वहाँ पे। तो माइग्रेशन यहाँ पे होता है, मेक्सिको के लोग ज़बरदस्ती यहाँ पे ठीक है अमेरिका में आ जाते हैं, तो उसको यहाँ पे रोकने के लिए लाया गया था।
मई 2023 में एक बैठक में मध्य एशियाई फ्लाईवे ने प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए सहयोग किया है। बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई थी? पुणे है, नई दिल्ली है, मुंबई है और यहाँ पे लखनऊ है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। तो यहाँ पे एक शब्द मिला है यहाँ पे मध्य एशियाई फ्लाईवे। यह एक रूट है, ध्यान रखिएगा। मध्य एशियाई फ्लाईवे पक्षियों के लिए एक विशेष प्रमुख प्रवासी मार्ग है जो आर्कटिक महासागर से हिंद महासागर तक 30 देशों को ये कवर करता है। तो पूरी एकदम घूम के देखेंगे यहाँ पे, ठीक। आर्कटिक महासागर से पूरी तरीके से घूम के आता है इसे, ठीक। ऊपर मान के चले कि आर्कटिक हो जाएगा महासागर, ऐसे घूम के लोग यहाँ पे कहाँ आता है, इधर भारत की तरफ ये लोग आते हैं। नेक्स्ट, मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया है। तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे तेलंगाना। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना। तेलंगाना ने रोबोटिक्स के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र बनाने के उद्देश्य से रोबोटिक फ्रेमवर्क की घोषणा की है। अब ये जो रोबोटिक जो फ्रेमवर्क है अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, इसके अलावा उपभोक्ता रोबोटिक्स पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करेगा। तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर को फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी स्थापित किया जाएगा। तो हैदराबाद बड़ी तेज़ी से देखिए, ठीक है, सामने आ रहा है इन सारे क्षेत्रों में। हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, खासकर IT सेक्टर में अभी भी इनका दबदबा बना हुआ है। मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन, जिसे आसियान के नाम से जाना जाता है, इसका 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में डैश डैश की थीम के साथ शुरू हुआ था। किस थीम के साथ शुरू हुआ था? लेट अस गो, आसियान टुगेदर, आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, आसियान इज द अल्टीमेट फैमिली, लेट अस बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन का 42वां शिखर सम्मेलन जो हुआ है इंडोनेशिया में यहाँ पे किया गया है। इंडोनेशिया में किया गया, बहुत अच्छा, ठीक है। आसान में सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ। आसियान में कौन कौन से देश शामिल है आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न ज़रूर यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट, बैडमिंटन एशिया द्वारा तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? उमर रशीद, रितेश शुक्ला, सुमित पांडे और दिलीप असबे। इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उमर राशिद को यहाँ पे चुना गया है। भारतीय बैडमिंटन संघ, ध्यान रखिएगा, भारतीय बैडमिंटन संघ के संयुक्त जो सचिव है उमर राशिद को अगले 2 वर्षों के लिए बैडमिंटन एशिया द्वारा तकनीक आधारित समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे एक शब्द लगा हुआ है तकनीक आधारित। अब तकनीक आधारित समिति के अध्यक्ष के रूप में राशिद जो होंगे पूरे भारत में बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंपायरिंग के मानकों को या फिर जो भी सुधार के उद्देश्य से नियमों और विनियमों के विकास और कार्यान्वयन के लिए ये जिम्मेदार होंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, मई 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है। एच क्या दर्शाता है? हेरिटेज है, हेल्थ है, हर्ब है, उसके बाद यहाँ पे हाउस है। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा हेल्थ। ध्यान रखिएगा, हेल्थ। सक्षम एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है और उसका उद्देश्य है देश भर के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन, ठीक है। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य पेशेवरों की समावेशी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना है, जिसमें ग्रामीण हो गया, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी यहाँ पे PHC वगैरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर महानगरों में तृतीयक देखभाल और कॉरपोरेट अस्पताल यहाँ पे शामिल है। तो पूरा इसमें इंटीग्रेटेड करने का प्रयास किया जा रहा है इस सक्षम के माध्यम से। 2023 का पुलित्जर पुरस्कार लोक सेवा के लिए डैश डैश को यूक्रेनी शहर
मारियुपोल के युद्धकालीन कवरेज के लिए प्रदान किया गया है? किसे दिया गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स, लॉस एंजल्स टाइम्स, एसोसिएटेड प्रेस, वॉल स्ट्रीट जर्नल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम को यहाँ पे दिया गया है। तो न्यूयॉर्क टाइम ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बारे में अपनी कहानियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर, यहाँ पे देख पा रहे हैं, पुरस्कार जीता हुआ है 2023 का। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हंगरी अमेरिका पत्रकार जिनका नाम है जोसेफ पुलित्जर के द्वारा यहाँ पे किया गया था। जोसेफ पुलित्जर के द्वारा किया गया था। यह पुरस्कार 1917 में पहली बार प्रदान किया गया था। तो इनका नाम याद आप लोग जरूर रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हंगरी अमेरिका पत्रकार जोसेफ पुलित्जर के द्वारा किया गया था। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद GJIPC है यहाँ पे। भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? अब यहाँ पे अनुमान से भी लगा सकते हैं, गोल्ड से रिलेटेड है यहाँ पे, रत्न और आभूषण है यहाँ पे। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दुबई। ध्यान रखिएगा दुबई। दुबई में अपनी तरह का यह पहला आभूषण प्रदर्शन केंद्र है और इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट यहाँ पे किया हुआ था। नेक्स्ट, 8 मई को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में व्यापार और निवेश पर डैश डैश भारत कनाडा मंत्री स्तरीय संवाद की सह अध्यक्षता की। यहाँ पे नंबर पूछ रहा है 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 6वां। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 8 मई को ओटावा में व्यापार और निवेश भारत कनाडा मंत्री स्तरीय संवाद की सह अध्यक्षता की। और 6ठी यहाँ पे ध्यान रखना आपको, जो भारत कनाडा या जो मंत्री स्तरीय जो वार्ता जो हो रही है, इसमें तरह तरह के मुद्दों को उसमें उठाया गया। जैसे कि यहाँ पे व्यापार हो गया, व्यापार के साथ निवेश हो गया। ये व्यापार निवेश में सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा की गई, जिसमें निवेश प्रोत्साहन और सहयोग हो गया और हरित परिवर्तन को इसमें शामिल किया गया है। मार्च 2022 में व्यापार और निवेश पर पिछली मंत्री स्तरीय वार्ता बैठक में भारत कनाडा CAP यहाँ पे शुरू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम बदलकर डैश डैश कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है? गैर संचारी रोगों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, गैर संचारी रोग संरक्षण कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसका जो नाम परिवर्तन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसका नाम परिवर्तन किया गया है। और यह जो कदम उठाया गया है कई नई बीमारियों या रोग समूह के जुड़ने के कारण उठाया गया है, जिसे केंद्र सरकार को नई पहल शुरू करने के लिए, ठीक है, प्रेरित भी किया। ये नए नाम के तहत सभी तरह के गैर संचारी रोगों को यहाँ पे समाहित कर दिया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा नाम यहाँ पे कहा जा सकता है, जिसमें पार्टिकुलर कुछ ही लोगों को नहीं, मैंने कुछ ही रोगों को नहीं, इसमें बहुत सारे रोगों को इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 342 के तहत एक जनजाति को डैश डैश द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची से बाहर शामिल किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपको करंट से आप जिसे जोड़ सकते हैं मणिपुर की हिंसा से। हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को अनुसूचित जनजाति सूची में जो कि मैती समुदाय को शामिल करने पर विचार विमर्श का निर्देश दिया हुआ था। वहीं हम लोग अनुच्छेद 342 की बात करें तो इसके तहत जनजाति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची से यहाँ पे शामिल या इसको बाहर किया जा सकता है। चीफ जस्टिस अभी वर्तमान में बहुत जो फेमस चल रहे हैं, चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा है कि हाई कोर्ट के पास अनुसूचित जनजाति सूची में बदलाव का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के पास नहीं है। ये जो अधिकार है किसके पास है? यहाँ पे राष्ट्रपति के पास है।
निम्नलिखित में से किसने पेरिस में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता हुआ है? क्रिश्चियन एरिक्सन, कैथरीन डेब्रूनर, एलिगन, लियोनेल मेसी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को पिछले साल फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना के जीत के लिए टीम ऑफ द ईयर हिस्से के रूप में एक और पुरस्कार भी यहाँ पे मिला हुआ था। यह मेसी के द्वारा दूसरा व्यक्तिगत खिताब है। उन्होंने 2020 में फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन के साथ स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी साझा किया हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया है। हाल ही में भारत और इजराइल ने निर्माण और नर्सिंग के क्षेत्र में डैश डैश भारतीयों को इजराइल में काम करने की अनुमति देने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है। अब यहाँ पे संख्या बताना है, कितने भारतीय इजराइल में जाएंगे। 38,000 है, 40,000 है, 42,000 है, 44,000 है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 42,000। इजराइल के विदेश मंत्री जिनका नाम है एली कोहेन, और भारत का जैसे आपको पता ही होगा, ठीक है, एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर उनको बोला जाता है। तो अभी एली कोहेन का भारत का 3 दिवसीय यात्रा हुआ था। तो भारत के विदेश मंत्रालय और इजराइल के विदेश मंत्रालय के बीच, दोनों के बीच वार्ता हुआ और इसमें एक समझौता भी हुआ जिसमें 42,000 भारतीयों को इजराइल के निर्माण और नर्सिंग के क्षेत्रों में काम करने की अनुमति दी जाएगी। अब यहाँ पे जो 2 अलग अलग एरिया है, पहला काम है यहाँ पे निर्माण का। निर्माण में देखेंगे तो इसमें टोटल 34,000 श्रमिक भारत भेजेगा, और वहीं यहाँ पे जो 8,000 के आसपास जो यहाँ पे बच रहा है, ये यहाँ पे सब नर्सिंग के क्षेत्रों में कार्य करेंगे। तो टोटल आंकड़ा यहाँ पे हो जाएगा कितना, 42,000 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेना में डैश डैश से ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए सामान्य वर्दी यहाँ पे होगी। 1 जून से 1 जुलाई से 1 अगस्त से 1 सितंबर से। यह डेट जो रखा गया है 1 अगस्त से, ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त से सेना ने फैसला लिया है कि 1 अगस्त से ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के पास उनके अलग अलग मूल कैडर और नियुक्ति के बावजूद एक समान वर्दी होगी। हाल ही में संपन्न हुआ था सेना कमांडर के सम्मेलन के दौरान विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। निर्णय के तहत जो भी अब वरिष्ठ जो, ठीक है, अधिकारी होंगे, जो अलग अलग जो होता है ना, उसमें उनके शरीर में जो भी यहाँ एक प्रतीक चिन्ह के रूप में लगा होता है, जैसे कि ड्रेस में उसको हेड गियर बोलते हैं, शोल्डर रैंक बैज भी बोलते हैं, गोरगे पेच भी बोलते हैं, बेल्ट, जूता, ये सब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सब एक जैसा यहाँ पे होगा। लेकिन उसमें जो रैंकिंग जो डिफाइन करता है, ठीक है, कुछ आइडेंटिफिकेशन जो यहाँ पे लगा रहता है छोटा छोटा बैच टाइप का, वही इसमें, ठीक है, डिफरेंट होगा। चूँकि ये भी समान हो जाएगा तो फिर पता कैसे चलेगा। तो कर्नल और उससे नीचे के रैंक अधिकारियों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी में कोई बदलाव नहीं होगा। और ये बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, आर्मी को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें किया जा रहा है। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य यहाँ पे कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पंजाब। पंजाब सरकार ने पैदल चलने वाले और साइकिल सवारों की मौत में लगातार वृद्धि चलन के कारण अधिकारों को लागू करने की घोषणा की है। फुटपाथ व साइकिल ट्रैक बनाने की कार्य योजना तैयार करने के लिए लोक निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय, इसके अलावा जो भी यहाँ पे शहरी विकास विभागों को कार्य योजना तैयार करने का यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है, ताकि एक पैदल पथ होता है, जैसे कि दिल्ली जैसे शहरों में देखेंगे जहाँ जहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं उसके किनारे ये सब यहाँ पे लगा दिया जाता है। साइकिलिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, कौन सा देश 10 सूची की शीर्ष पर है जो वैश्विक मातृ मृत्यु के 60% के लिए यहाँ पे जिम्मेदार है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका। बहुत ही स्थिति खराब है भारत की, देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भारत। संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन के अनुसार भारत उन 10 देशों की सूची में शीर्ष पर है जो वैश्विक
मातृ मृत्यु के 60% के लिए जिम्मेदार है। बड़ी मात्रा में देखेंगे तो जो उप सहारा जो अफ्रीका वाला जो देश है वहाँ पे आपको बड़ी मात्रा में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है। आंतरिक प्रतिस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आंतरिक विस्थापन में रहने वाले लोगों की संख्या 110 देशों में 71.1 मिलियन लोगों के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा भी बताया गया है कि दुनिया भर में लगभग 71 मिलियन लोग आंतरिक रूप से किसी न किसी कारणवश विस्थापित हुए ही हैं। नेक्स्ट, मुद्रा और वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए जलवायु अनुकूलन लागत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट का विषय हरित और स्वच्छ भारत की ओर है। कृषि क्षेत्र को जलवायु अनुकूलन के लिए सर्वाधिक व्यय की आवश्यकता होगी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न तो दो। देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। मुद्रा और वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पे जो रिपोर्ट जारी किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल वर्ष 2022-23 को ध्यान में रखते हुए मुद्रा और वित्त पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। मुद्रा और वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु अनुकूलन से भारत को 2030 तक लगभग 85.6 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी में बताया गया है कि जो रिपोर्ट का विषय होगा हरित और स्वच्छ भारत की ओर है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कृषि क्षेत्र को जलवायु अनुकूलन के लिए सबसे अधिक व्यय की आवश्यकता होगी। इसके बाद जल क्षेत्र और शहरी बुनियादी ढांचा क्षेत्र का स्थान आता है। तो यहाँ पे प्राइमरी यहाँ पे है कृषि क्षेत्र को लेके। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और मालदीव। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जापान। जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान में थे और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे महात्मा गांधी के एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब सीधा सा यहाँ पे जो उसका जो उद्देश्य है अहिंसा के विचारों को आगे बढ़ाना है। G7 में कौन कौन कंट्री है यहाँ पे आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो भी 7 देश है जैसे कि जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और यहाँ पे है उसके बाद से जर्मनी। तो 7 देशों का नाम आपको ध्यान रखना है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारत में सुटेंट साइट आदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी ये पूरा इसका जो संबंध है देखिए मणिपुर के हिंसा से है, वहीं पे आदेश दिया गया था। सुटेंट साइट आदेश सुरक्षा बलों को बिना किसी चेतावनी के व्यक्तियों को गोली चलाने हेतु अधिकृत करता है। दंड प्रक्रिया सहित सीआरपीसी की धारा 144 के तहत राज्य सरकार द्वारा सुटेंट साइट आदेश जारी किया जा सकता है। तीसरा है यहाँ पे सशस्त्र बल अधिनियम अफस्पा जो यहाँ पे लगाया जाता है। सुटेंट साइट आदेशों के तहत कार्य करने वाला सुरक्षा बलों के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो और तीन, 1 2 3 सब। तो देखिए यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, क्योंकि सुटेंट साइट आदेश बिना चेतावनी के गोली चलाने का अधिकार यह प्रदान नहीं करता है। यहाँ पे लिखा है प्रदान करता है, तो पहला स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। सुरक्षा बलों को अभी भी ध्यान रखिएगा संलग्नता के नियमावली का पालन करना आवश्यक है, जिसमें घातक बल का प्रयोग करने से पहले चेतावनी देना भी इसमें शामिल होता है। उसके बाद से यहाँ पे जो अफस्पा की हम लोग बात कर रहे हैं, अफस्पा अधिनियम के तहत अशांत घोषित क्षेत्र में सुटेंट साइट आदेशों के तहत कार्य करने वाले सुरक्षा बलों के लिए कानूनी सुरक्षा ये प्रदान करता है।
तो इसे आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। उसके बाद ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, दंड प्रक्रिया सहित सीआरपीसी की जो धारा है 144 के तहत। तो इसको यहाँ पे लाया गया था सीआरपीसी 1973। इसकी जो दो धारा है यहाँ पे, जो दो धारा है, पहला तो है यहाँ पे 41 से 60 के बीच और दूसरा है यहाँ पे 149 से लेके 152 के बीच। इसके तहत गिरफ्तारी या अपराधों का निवारण या गैर कानूनी स्वभाव को भंग करने से संबंधित वैधानिक शक्तियों के संदर्भ में शूट एट साइट या फायरिंग आदेश पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार और रक्षा में सहयोग को गहरा करने के लिए सहमत हुआ है? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण कोरिया है, जापान है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, दक्षिण कोरिया। सी, दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया व्यापार और निवेश, आईटी, हार्डवेयर निर्माण और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए और द्विपक्षीय जो बायलैटरल जो एग्रीमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है और मजबूत करने के लिए यहाँ पे प्रतिबद्धता यहाँ पे जाहिर की गई है। उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता और दक्षिण कोरिया की हिंद प्रशांत रणनीति पर भी चर्चा की है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही भारत के द्वारा G20 समूह की अध्यक्षता भी यहाँ पे की गई है। दक्षिण कोरिया ने दिसंबर 2022 में अपनी पहली व्यापक क्षेत्रीय रणनीति इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजनयिक संबंधों पर वियना सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली स्थापित करने के लिए, वैश्विक व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने के लिए, राजनयिक एजेंटों के अधिकार और दायित्वों को निर्धारित करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा तैयार करना। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा राजनयिक एजेंटों के अधिकार और दायित्वों को निर्धारित करने के लिए। इसकी यहाँ पे बात की जाए तो राजनयिक संबंधों पर वियना सम्मेलन कूटनीतिक के क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसको जो हस्ताक्षरित किया गया था 18 अप्रैल 1961 को हस्ताक्षरित किया गया था। वियना सम्मेलन पर 1961 में 91 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया हुआ था और ये जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1964 को यहाँ पे लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1964 को लागू हुआ था। तब से अगर देखा जाए अभी तक तो 190 से अधिक देशों के द्वारा इसकी पुष्टि की जा चुकी है। नेक्स्ट, आरबीआई खुला बाजार परिचालन का उपयोग करता है। खुला बाजार परिचालन का उपयोग करता है, क्यों करता है? एक अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। वाणिज्यिक बैंकों की वित्तीय स्थिरता की निगरानी के लिए, वित्तीय बाजार को विनियमित करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इंट्रा ट्रेड है, यहाँ पे ट्रेडिंग को विनियमित करने के लिए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पहला यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। एक अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए ठीक किया जाता है। तो देखिए, केंद्रीय बैंकों द्वारा आयोजित मौद्रिक नीति जो क्रियाएं हैं, अलग अलग खुले बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री आमतौर पर सरकारी बॉन्ड में शामिल होते हैं। जैसे अगर खुला बाजार का अगर यहाँ पे परिचालन देखा जाए तो मुख्यतः इसके ठीक है लगभग दो प्रकार हैं। पहला है यहाँ पे एक मुश्त खरीद। पहला है एक मुश्त खरीद या इसी को बिक्री अस्थायी संचालन भी बोला जाता है, जहां केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता या बेचता है ताकि बैंकिंग प्रणाली में धन की मात्रा को अस्थायी रूप से एकत्रित किया जाए। दूसरा यहाँ पे ठीक इसके विपरीत होता है यहाँ पे रेपो रेट। तो रेपो रेट देखिए अस्थायी परिचालन है, जहां केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदता है और उन्हें बाद की तारीख में वापस बेचने का समझौता करता है। तो इसके माध्यम से यहाँ पे ठीक है देख पा रहे धन की आपूर्ति और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए सबका ठीक है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अभी चर्चा में रहा था, इसे आप लोग ध्यान से देखते चलिए। यह लावा ढेर से निर्मित है
सक्रिय शील्ड गुंबद बदी यहाँ पे, ठीक है, ज्वालामुखी है, गुंबद मुखी जो ज्वालामुखी है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल व विश्व के सर्वाधिक बृहद समुद्री भंडारों में से एक नामित किया गया है। गैलापागोस द्वीप समूह नाजका टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है। ये तीनों का तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3। अब इसका थोड़ा सा जियोग्राफिकल लोकेशन देखने का प्रयास कीजिए। यही है यहाँ पे इक्वाडोर के जस्ट यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पे, जो एंडीज पर्वत का इलाका है, ये जो वाला खासकर जो इलाका है खासकर इक्वाडोर के आसपास वोल्केनिक के दृष्टिकोण से काफ़ी एक्टिव है यहाँ पे। तो ठीक है, जियोग्राफिया में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा कि किस तरीके से महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के टकराव के फलस्वरूप इधर हो गया रॉकी पर्वत हो गया, इधर एंडीज पर्वत हो गया, यहीं पे ये पर्वत बना हुआ। और ये पर्वत जो है पूरी तरीके से ठीक है एक्टिव वोल्केनो की श्रेणी में ही आता है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक जगह हैं जहाँ अब भी ज्वालामुखी आने की संभावना बनी रहती है। तो यही है यहाँ पे गैलापागोस द्वीप समूह। इस द्वीप समूह में अगर अब देखा जाए तो 13 मुख्य द्वीप है, 13 मुख्य द्वीप। इसके अलावा 6 छोटे द्वीप व कई उपद्वीप व यहाँ पे शैल है। गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर की मुख्य भूमि से अगर देखा जाए, ये जो दूरी है लगभग 620 मील, माने वही है लगभग यहाँ पे 1000 किलोमीटर के आसपास पश्चिम में प्रशांत महासागर द्वीप में स्थित है। वे इक्वाडोर का हिस्सा माना जाता है, जिसे वर्ष 1973 में द्वीपों को ठीक है एक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। द्वीप अपने अनन्य वनस्पतियों व जीवों के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1835 में अपनी ठीक है ध्यान रखिएगा, 1835 में यहाँ पे ठीक है जो प्राकृतिक प्रवणता चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को यहीं से माना जाता है कि ठीक है प्रेरित भी किया गया था। तो इसमें ये वाला जो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, किस देश में आता है, गैलापागोस ठीक है इक्वाडोर में आता है, यहीं से प्रश्न बनने की संभावना है। तो बाकी जो हम लोग बात कर रहे थे ठीक है कि नाजका प्लेट टेक्टोनिक प्लेट पर ठीक है नाजका टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है, बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे ठीक है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और विश्व के सर्वाधिक बृहद समुद्री भंडारों में से एक यहाँ पे नामित भी किया गया है। नेक्स्ट, किन देशों के वैज्ञानिकों ने सटीक दवा के लिए एक पंजे वाला माइक्रो रोबोट विकसित किया है? माइक्रो रोबोट विकसित किया है। इसका ठीक है ऑप्शन है सिंगापुर, जापान, चीन, अमेरिका। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चीन। चीनी वैज्ञानिकों ने लाल रक्त कोशिका झिल्ली की नकल करने वाले पंजे और एक कोटे के साथ एक तैरने वाला माइक्रो रोबोट तैयार किया है। रोबोट व्यास में देखा जाए तो बहुत कम है यहाँ पे ठीक है, 20 माइक्रो ठीक है ध्यान रखिएगा कौन है। और इसमें टार्डिग्रेड से प्रेरित पंजे है जो एक प्रकार का छोटा अकशेरुकी है। यहाँ पे पंजे नसों के माध्यम से बेहतर नेविगेशन की अनुमति देता है। और इसमें जो प्रयोग किया गया है ठीक है खरगोश में, ध्यान रखिएगा खरगोश की नस में ठीक है डाला गया है उस चीज़ को, और खरगोश की गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। निम्नलिखित में से किस विमान ने मई 2023 में भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर पहली समुद्री लैंडिंग की थी? तेजस है यहाँ पे, MK2, MH-60R है, सुखोई का है, यहाँ पे MiG-21 है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भारतीय नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टर ने INS कोलकाता पर उतरकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह अपनी असाधारण निगरानी, नौवहनरोधी और खोज और बचाव क्षमताओं के लिए जाना जाता है। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के साथ MH-60R है हेलीकॉप्टर का एकीकरण पानी के नीचे के खतरों का मुकाबला करने और निगरानी संचालन करने के लिए नौसेना की क्षमता को और पूरी तरीके से मजबूत करेगा।